तीन बच्चों ने प्रेजेंटेशन अपना दे दिया था, सोनी और वन इज दैट, क्या उसका नाम है याद नहीं मुझे आ रहा है, लेट मी सी। मैम दीपक। हाँ, दीपक मिश्रा, सोनी एंड जस्ट 1 minute। ओके, ठीक है, तो आई थिंक सोनी हैज गिवन द प्रेजेंटेशन, सेजल हैज गिवन एंड ठीक है। So these three students have given the presentation. Rest आज हम लोग आधे घंटे में और जो बच्चे अपना presentation देना जाएंगे वो देंगे। So first unit के बारे में उन्होंने बोला था, so we will summarize with the first unit today and after that we will start with the presentations. Those students who want to give the presentations, तो आप अपना वीडियो ऑन करिएगा और जो भी मैंने 5 यूनिट पूरी पढ़ाई है उसमें से किसी भी टॉपिक पे, any topic which you want, you can start with your presentations. Okay, so last unit में Sejal and Sony and Deepak Mishra, these three students have given the presentations. So we will start with the concept of project management. उन लोगों ने बताया कि project is what? That's the temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. एक ऐसा temporary endeavor जो huge cost and time involve करता है और that is undertaken to create a unique product or service. और project जो होता है that usually include constraints and risk regarding cost, schedule or performance outcome. ठीक है, so according to the Chartered Management Institute, we can define the project as an activity that has a beginning and an end which is carried out to achieve a particular purpose to set quality within given time, constraint and cost limited. That means हमारा प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना है और इस परियोजना में एक ऐसा बिगिनिंग है, एक ऐसा लंबा टेम्पररी एंडेवियर है जो हम अंडरटेक करते हैं और जिसमें अच्छा खासा टाइम और लागत लगती है, जिसमें दैट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट एंड ह्यूज टाइम। तो इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जब हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, परियोजना के प्रबंधन को हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So when we manage this project by planning, by organizing, by staffing, by directing, by controlling, by appraisal, by presentation, ठीक है, by initiation, by controlling, ठीक है, तो all these are the things that is related to the management of the project। ठीक है, तो project मैनेजमेंट हम इसी को कहते हैं, जहां पे जो हमारे प्रोजेक्ट के फीचर्स होते हैं दैट्स वेरी वेल डिफाइंड, दैट एस्टैब्लिश, ठीक है, तो जिसमें आपका अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, यूनिक एक्टिविटीज होती हैं, एक कनेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं, जिसका एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है और जिसका एक बजट अलॉटेड होता है। दैट्स तो इसीलिए हम बार बार प्रोजेक्ट में कहते हैं कि दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोजेक्ट एक ऐसा एंडेवियर है जो अच्छा खासा आपका कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व करता है। दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड within the budget that has been allotted to you। जो बजट आपको दिया गया है उसी के अंतर्गत आपको अपनी परियोजना का समापन करना है और जो समय सीमा आपको दी गई है उसी समय सीमा के अंतर्गत आपको उस परियोजना का प्रबंधन करना है। You have to end that project within the stipulated time period that has been given and within the cost and budget that has been allocated to complete that project in a specified period of time। इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट। लाइफ साइकिल में क्या बताया था? लाइफ साइकिल दैट रेफर्स टू द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। परियोजना के उद्देश्यों को पाने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। दैट कैन बी टर्म्ड एज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें क्या था, सबसे पहला पॉइंट जो लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट था दैट्स इनिशिएशन। Initiation मतलब the first stage of the project life cycle. In this stage, the project idea or problem was identified and the objective for project is selected. जहाँ पे आइडिया को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, क्या आइडिया हमारे दिमाग में चल रही है, because there are the different types of ideas that's coming into your mind. So out of that particular idea, we have to select any one, ठीक है,
तो उन सारे आइडियाज को और उन सारे आइडियाज में किसी एक आइडिया का हम सिलेक्शन करते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट हमको करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इनिशिएशन मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पे हम प्रॉब्लम को, समस्या को, क्योंकि हम प्रोजेक्ट कोई ले रहे हैं तो किसी न किसी समस्या को समाधान करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। The problem has to be identified and we have to give a solution of that problem. ठीक है, तो इसलिए प्रोजेक्ट आइडिया और प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। फिर हम अपने परियोजना का उद्देश्य का चयन करते हैं कि क्या हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हम लेंगे, ताकि प्लान मतलब क्या होता है, प्लानिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं दैट्स द वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दैट्स द प्रोसेस जहाँ पे आप पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, आइडियाज, बजट्स, एवरीथिंग यू डिसाइड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इसीलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि दैट्स द वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपने दिमाग का, अपने माइंड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स द इन प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ता है और दिमाग में उसी हिसाब से आपको पॉलिसी, प्रोग्राम और बजट का डेफिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका आ गया एग्जीक्यूशन। वंस आपने चीजों को प्लान कर लिया अपने प्रोजेक्ट के लिए, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, एंड दैट रेफर्स टू स्टेज in which the project manager starts performing various activity to achieve the goal of the project. अपने परियोजना का गोल को पूरा करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, यही वो स्टेज है जहां प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली जो उसने प्लान किया है वो एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, दैट्स द एग्जीक्यूशन। फिर आपका आता है कंट्रोलिंग। That implies measuring and monitoring the progress of the project to identify the loopholes. ठीक है, फिर आप अपने जैसे ही आप अपने जो डिसाइड किया है, अपने प्लान किया है, देन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, आप एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर आप परफॉर्मेंस को मेजर करना शुरू कर देते हैं कि जिन चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, इज इट राइट और रॉन्ग, क्या वो सही है या फिर नहीं सही है। ठीक है, so you start the measuring and monitoring the progress of the project to identify the loopholes. यदि कुछ दिक्कत है तो क्या इसमें कमी है, what are the loopholes, और उस loopholes के लिए किस तरीके के solution आप अपने दिमाग में रखें, what are the suggestive measures that are going into your mind so that that deviation is not detected again, so that उस तरीके के loopholes दोबारा ना आए आपके बिजनेस में। So that's the execution, या फिर हम उसको कह सकते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसमें आप अपनी परियोजना के ऊपर, अपने जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। दैट्स द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जहाँ पे आप एक्चुअल और एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, यू नो। उसके बाद आप मेजर करने के बाद फिर आप उसमें देखते हैं कि whether the things has been planned in a such a way कि हमने जो सोचा था क्या हम वो कर पाए, यदि नहीं कर पाए हैं तो कौन सी कमी आई है, what are the deviations that has been detected, we are taking into your mind so that that obstacle, that hurdle is not coming again. So this is the process of the controlling of the project. इस तरीके से हम अपनी परियोजना के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। फिर आपका आता है क्लोजिंग, that refers to the formal closure of the project. तो जब आपका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है तो बेसिकली यही सारी चीजें आएंगी, जिसमें होगा आपका इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग एंड फाइनली जब सारी चीजें सही हैं, आपने लूपहोल्स देख लिया, ऑब्स्टिकल देख लिया, तो फाइनली यू हैव गोल। जब आपका अचीव हो गया, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, तो फाइनली प्रोजेक्ट हैज बीन क्लोज्ड। ठीक है, तो यही सारी आपकी बेसिकली लाइफ साइकिल है। अब स्टेजेस क्या होती है, पहले यूनिट में हमको स्टेजेस भी था। स्टेजेस में आइडेंटिफिकेशन होता है सबसे पहला स्टेज, दैट रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ वन मोस्ट फीजिबल प्रोजेक्ट आइडिया आउट ऑफ द अल्टरनेटिव आइडिया।
ठीक है, मैंने जस्ट बताया कि जब आप प्लान कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज का नियोजन कर रहे होते हैं, तो दे आर द अल्टरनेटिव आइडियाज दैट्स आर कमिंग इनटू योर माइंड। बहुत सारी आइडियाज आती हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारे दे आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दैट आर कमिंग इनटू योर माइंड। लेकिन उन सारे आइडिया में से हम किसी एक आइडिया का चयन करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि नहीं, दिस इज द बेस्ट आइडिया, और इसी के हिसाब से हम अपने इस बेस्ट आइडिया को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ, जो सबसे आउट ऑफ द वेरियस बहुत सारे तरीकों में से जब आप एक सबसे बेहतर प्रैक्टिकल तरीका अपने बिजनेस के लिए चूज करते हैं, दैट इज द मोस्ट विजिबल प्रोजेक्ट आइडिया विच यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इनटू योर बिजनेस। ठीक है, that's the identification. उसके बाद preparation, that refers to the developing the identified and selected idea. फिर आप out of the various alternative, out of the various ideas, you are going to select anyone and that idea you are going to execute into the business. ठीक है, उसके बाद स्टेज में तीसरा आता है appraisal. Appraisal मतलब क्या होता है? You know, that performs the systematic and comprehensive evaluation for every aspect of the selected idea to prepare the final project of the plan. Appraise करना पूरी तरीके से, that means सारा सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन, उसके ऊपर पूरी तरीके से शोध करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमी आएगी, क्या हमको इससे फायदा होगा, इन सारी चीजों का पूरी तरीके से सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने को हम कहते हैं दैट्स द अप्राइजल ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, उसको अप्राइज कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, फिर आप प्रेजेंट करेंगे। दैट इन्वॉल्व्स द detailed plan to send it to appropriate entities such as stakeholders, governance, boards, sponsors, clients. ठीक है, आपने जब प्रोजेक्ट को फाइनली सेलेक्ट कर लिया, उसको इवैल्यूएट कर लिया, आइडिया को अप्रेस कर लिया, तो अब आप उसका प्रेजेंट डे, आप देखते हैं ना जो भी आपके लोग होते हैं वो बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मीटिंग आप दूसरी कंपनी के साथ करते हैं और अपने प्लान को पावर पॉइंट के थ्रू पूरी तरीके से शेयर करते हैं अपने स्टेक होल्डर से, गवर्नमेंट हो भाई, जो शेयर होल्डर आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है आपके प्रोजेक्ट में, तो चाहेगा ना कि मैं भी जानूं, आई शुड ऑल्सो नो व्हाट इज एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, कैसे ये वर्क कर रहा है। तो दैट्स द प्रेजेंटेशन। ठीक है, दैट्स द डिटेल प्लान जो आप बनाते हैं, which you send it to appropriate authorities so that your project has been passed. उसके बाद implementation, finally that refers to stage in which approved project plan is executed. Implementation मतलब जो प्लान, जो प्रोजेक्ट आपने प्रेजेंट किया, जो सोचा, जिसको अप्राइज किया, फाइनली आप उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर देते हैं या उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर मॉनिटरिंग, दैट इन्वॉल्व्स द असेसिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एट एवरी स्टेज टू आइडेंटिफाई द लूपहोल्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इफ रिक्वायर्ड। मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोलिंग ही होता है। दैट मीन्स जो भी हमने बताया कि आपको लगता है कि यदि कमी है, यदि डेविएशंस है, यदि किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आ रहे हैं, तो आप उसको देखिए और उन कमियों को दूर करिए। फिर लास्ट इज द इवैल्यूएशन। फाइनली आप प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं कि दिस वन इज द बेस्ट प्रोजेक्ट जो कि होना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेस टू ब्रिंग अबाउट द सक्सेस कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट और स्कोप। हम परियोजना का जब नियोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, निर्देशन करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं ताकि जो हमारा उद्देश्य है हमारे परियोजना का वो पूरा हो जाए, इसी को हम कहते हैं परियोजना का प्रबंधन करना। ठीक है, that's the discipline of planning, organizing and managing resources to bring out the successful completion of the specific project goals and objective can be defined as the project management. तो ये चीजें, तो ये तो फर्स्ट यूनिट में मैंने प्रेजेंटेशन लिया, मैंने आपको पूरी पांचों यूनिट का एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, आपको यूट्यूब वीडियो पूरा शेयर किया है। लगभग हम लोग का कोर्स कंप्लीट होने के कगार पे है, खत्म ही हो गया मेरे ख्याल से। मैंने कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट का छोड़ा नहीं होगा। आप बताइए, क्या मैंने कोई टॉपिक पांचों यूनिट का छोड़ा है? एनी टॉपिक दैट हैज बीन लेफ्ट इन द 5 यूनिट? नो मैम। सारा मैंने एक एक टॉपिक पांचों यूनिट का कंप्लीट किया है। तो इसलिए अब मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी, आप जो ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं
तो आपका भी एक एक यूनिट आप तैयार भी करते जाइए, क्योंकि हमारा 5 यूनिट खत्म हो गया और एक एक यूनिट का आप जैसे प्रेजेंटेशन जिस भी टॉपिक का दे रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी, जैसे लास्ट टाइम बहुत बच्चों 3 बच्चों ने फर्स्ट यूनिट के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया कि स्टेजेस क्या होते हैं और लाइफ साइकिल क्या होती है और कंसेप्ट क्या होता है, तो उसको मैं भी एक बार आपको समराइज करूँ। मैंने पढ़ा तो चुका ही है, मैं आपको वीडियो भी भेज चुकी हूँ उसका, और बाद में अब आपका भी आएगा तो उसको भी हम लोग एक एक बार समराइज करते जाएंगे, तो इससे हमारा पूरा जो यूनिट होगा वो पूरी तरीके से बिल्कुल हम लोग को क्लियर हो जाएगा, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग तीसरी बार अब ये रिवीजन पे चल रहे हैं और मुझे भी समझाने में अब आसान रहेगा, क्योंकि मैंने एक बार समझा दिया, फिर मैंने यूट्यूब वीडियो भेज दिया आपको, अब जैसे से आप लोग प्रेजेंटेशन है फिर से मैं समझा रही हूँ आपको, समराइज कर दे रही हूँ, और किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरीके का डाउट है, प्लीज डू आस्क मी, आई एम ऑलवेज रेडी कि 5 मिनट में से जो भी आपको टॉपिक है, कुछ भी अगर मैंने पढ़ाया है मेरे वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, प्लीज डू आस्क मी अगेन। ठीक है, तो विद दैट फर्स्ट यूनिट का एक समराइजेशन हम लोगों ने अभी पूरा कर लिया है। सो अब कौन अब प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम मैम कहना है। ओके 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 अमीशा, चलो अमीशा, आकांक्षा, समीर, यू आल्सो वांट टू गिव? चलिए आज तीन लोग दीजिए, कल बाकी 3 लोग दीजिएगा। ओके स्टार्ट अमीशा। Okay. My topic is functions of the project management, which is the second unit of our syllabus. So there are many project management. What happened, Vinayak? हाँ, just unmute. Okay. मैम कहना Yes, है? Ameesha, start. Yes. There are mainly 6 functions of project management. Number first is project idea. मतलब कहाँ से कोई भी आइडिया आता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर परफॉर्म करे, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे, ये सारे आइडियाज हमारे पास तभी आते हैं when we are having the problem, and to find the solution of that problem we are setting the goals, we are setting the objectives, we are setting the target to find the solution of that problem. And for this there are so many factors, like what is the time frame of the project, what is the cost frame of the project, how the resources are going to come in our business, what is the capital structure of the business. It means all these are the basic considerations that we have to keep in our mind while we are generating the idea. Number second आता है हमारा screening of idea. मतलब हमारे पास बहुत सारे alternatives होते हैं, बहुत सारे ideas होते हैं regarding the plan, policy, strategy, but we have to select any one alternative out of the various alternatives on the basis of technical, economical, organizational feasibility, and that process is called the screening of idea. नंबर थर्ड आता है हमारा प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस. प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस हम लोग फिजिबिलिटी एनालिसिस जस्ट पहले करते हैं, मतलब इट मीन्स अ प्रिलिमिनरी रिव्यू, और वी कैन से दैट इट इज अ प्रिलिमिनरी investigation. That means it totally analyze whether the project we are having is good or not. मतलब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा मार्केट कैसा है, हमें आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए हम लोग प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं. नंबर फोर्थ होता है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस. मतलब when we are going to implement any project, when we are going to execute any project, that decision is good or not. ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हम लोग 4 तरह की फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं. नंबर फर्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी. मतलब अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो हम टेक्निकल केपेबल है या नहीं, हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज है या नहीं, हमारे पास सही टेक्नोलॉजी है या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं. सेकेंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी. मतलब अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में फाइनेंस लगाने जा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करे, ये चीज हम देखते हैं. नंबर थर्ड आता है हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी. मतलब इट टोटली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट. मतलब कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो प्रोजेक्ट किस तरह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है. नंबर फोर्थ आता है हमारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वायबिलिटी जाने बिना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती है. मतलब वो देखेगी कि वेदर वी आर एबल टू पे अवर इंटरेस्ट ऑन टाइम और नॉट, वेदर वी आर एबल टू पे अवर ड्यूज ऑन टाइम और नॉट, ये सारी चीज देखती है. नंबर फिफ्थ आता है हमारा फंक्शंस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट. व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट? मींस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ written representations in which all the activities which are undertaken by the entrepreneur is written. मतलब उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखने के बाद ही एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्लान अच्छा है, कहाँ से रिसोर्सेज लाने, कहाँ से टेक्नोलॉजी लानी है, कहाँ से फाइनेंस आएगा, ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखने के बाद ही डिसाइड करता है. नंबर लास्ट फंक्शन होता है हमारा अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब if everything is okay, if everything as per the plan, then we are going to implement our project, we are going to execute our project, and that is done at the 2 stages. मतलब first is done by the promoter and the second is done by the financial institution. मतलब
promoter अगर किसी भी project को final कर रहा है, किसी भी project को select कर रहा है, then he send the project report to the financial institutions from where he has to take the finance. And that's it. Thank you, Amisha. Okay, she has very well मैम explained the second unit. That मैम is, अरे मैं विनायक, let me speak भाई, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? So she has explained with the pre-feasibility, the feasibility, the project selection, and what are the project report that can be, the project is promoted by the with the help of the promoters and with the help of the financial institutions. Okay, so good, Amisha. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Next. क्या विनायक, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? चलो दो, तुम्ही को देना है प्रेजेंटेशन, दे दो। मैम मेरा सेम टॉपिक है, फिजिबिलिटी स्टडी। तो ओके, स्टार्ट फिजिबिलिटी स्टडी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम विनायक पाठक है एंड आई एम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ डीवीपीजी कॉलेज। आज का टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी। जैसे इसके नाम से पता चलता है, फिजिबिलिटी मीन्स होती है संभावना, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या फिजिबल है या नहीं। फिजिबल मीन्स यहाँ पे देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में। कई तरह के प्रॉब्लम्स आती है, उनको दूर करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट सोल्यूशन को गेट करना, इसे क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। यानी कि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि हमें ये देखना होता है कि क्या हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्या इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट पहले से अगर पता चल जाए इसको यूज करने में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको इस तरह सोल्यूशन किया जा सकता है, तो इससे हमारी कॉस्ट भी बच सकती है और अदर चीज़ें भी प्रॉब्लम्स आने से बच सकती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाराणसी में मेट्रो ट्रेन चलने वाली थी, तो उससे पहले यहाँ पे क्या किया गया, फिजिबिलिटी स्टडी किया गया। ये देखा गया क्या ये प्रोजेक्ट हमारा मेट्रो का ये बनारस में चल सकता है, ये नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे देखा गया कि प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, अदर कॉस्ट हमारी बढ़ गई, जिससे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। अब आइए जानते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के टाइप्स। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में जो हम टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, वो क्या टेक्निक सही है या नहीं है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में क्या जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या वो टेक्निक सही वाकई में उस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, इसको हम जानते हैं। उसके बाद आता है सेकंड है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इज टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स यहाँ पे है कि एम्प्लॉयज बेस्ड, यानी जो प्रोजेक्ट चलाने के लिए कंपनी में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए, प्रोजेक्ट चलाने के लिए सही है या नहीं, क्या उनमें और स्किल्स रिक्वायरमेंट्स है, क्या उन्हें और कुछ सीखना है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट में कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना ही पड़ता है, कुछ नए एम्प्लॉयज़ को लाना ही पड़ता है, जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये सब का स्टडी हम किसमें करते हैं, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट यूजफुल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या उसकी कॉस्ट हमारी बेनिफिट या प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये कॉस्ट प्रॉफिट से ज़्यादा है तो इस प्रोजेक्ट के कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या प्रोजेक्ट को बदल सकते हैं। ओके, एंड दूसरा है एंड फोर्थ है सोशल फिजिबिलिटी। सोशल फिजिबिलिटी इज टोटली डिपेंड ऑन अवर इन्वायरमेंट। जो सोशल फिजिबिलिटी है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा सोसाइटी में लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्या ये किसी क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए करते हैं और ये लोगों द्वारा पसंद भी किया जाना जरूरी होता है, तो इसलिए इसका स्टडी सोशल स्टडी में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट फिजिबिलिटी। बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे आप जानते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट तभी पास होता है जब कमेटी बैठती है और कमेटी में ज़्यादातर लोग उसके पक्ष में होते हैं, तो वही प्रोजेक्ट पास होता है। अगर कमेटी मेंबर्स उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो उस प्रोजेक्ट को चाहकर भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज गॉट मैनेजमेंट फिजिबिलिटी। एंड नेक्स्ट है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी में जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या वो लीगली सही है या नहीं, क्या वो कुछ ऐसे उसमें टर्म्स है या कंडीशन जो लीगल या लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड है टाइम फिजिबिलिटी। टाइम फिजिबिलिटी में जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकने में अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो हम उससे देखते हैं उसमें क्या कमियां है, किस कारण से उसमें लेट हो रहा है,
उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है ये प्रोजेक्ट तो उसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके मैम, Thank you, Vinayak. So we have done with the feasibility. He has explained कि कितने तरीके के feasibility analysis होते हैं, technical, legal, organizational, financial, economical. ठीक है, तो all this feasibility analysis I have explained already. Verbally भी मैंने explain करा है आपको, और वीडियो भी मैंने इसका आपको भेजा है। तो कल हम लोग जब, आज बहुत बच्चों ने दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ाया है, तो कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आई समराइज विद द सेकंड यूनिट। पहली यूनिट को आज मैंने समराइज किया, सेकंड यूनिट को कल मैं समराइज करूंगी, जिसमें आपका प्रोजेक्ट आइडिया, प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें हैं। तो कल हम लोग इसके साथ समराइजेशन करेंगे। और कौन देगा प्रेजेंटेशन? एनीबडी एल्स? मैं ओके, 3-4 मिनट है। आकांक्षा, विल यू बी एबल टू कंप्लीट विद इन 3 मिनट्स? Okay, please on your video. Yes. Today my presentation of cost of component of project. Project cost क्या होता है? Project cost वह cost होती है जो project cost is the cost required to procure all the needed products, services, resources to deliver the project successfully. मतलब project cost वह cost होती है जो input से output तक convert करने में, कुछ cost ऐसी होती है जो output के बाद भी होती है, जैसे sales expenses हो गया, expected sales revenue हो गया, ये सब सारी कॉस्ट मिलाकर जो कॉस्ट आती है उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट एट द टाइम पर ही पूरा होना चाहिए, जिस तभी वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। या और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा होता है? सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि मैम हमने जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कॉस्ट सोच रखी है, उसी कॉस्ट में वो प्रोजेक्ट समाप्त हो गया तो वो हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है। लेकिन कभी भी ऐसा भी हो जाता है कि हम जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो प्रोजेक्ट कॉस्ट सोच सकते थे, उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट में वो प्रोजेक्ट हमारा समाप्त नहीं हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बढ़ गया, तो वो प्रोजेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जैसे मैम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें लैंड का, रेंट का, सैलरीज का, वर्कर की सैलरीज हो गया, वेजेस हो गए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, वो सारी कॉस्ट मिलकर जो कॉस्ट मतलब आती है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट 5 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मैम पहला फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, फिर सम कॉस्ट होता है। पहला फिक्स कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के लेवल से, मतलब प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या कांस्टेंट हो, उसका इम्पैक्ट हमारे उस कॉस्ट पर नहीं पड़ता है। फिक्स कॉस्ट फिक्स नेचर का होता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ये सब हमारी क्या होती है? फिक्स कॉस्ट नेचर की होती है। फिक्स कॉस्ट तभी फिक्स रहेगा जब उस प्रोजेक्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर यदि लॉन्ग टर्म में हमारा वो प्रोजेक्ट समाप्त हो गया और हम दूसरे प्रोजेक्ट में काम करें तो हमारा फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रहेगा, तब हमारा चेंज हो जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड वेरिएबल कॉस्ट आता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये समझा जा सकता है कि वेरी करना, मतलब चेंज होता रहता है। जैसे हमारा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रोडक्शन लेवल अगर हमारा जीरो है, मतलब हम कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट इसका एग्जांपल है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, फ्राइट आउट हो गया, फिर प्रोडक्शन सप्लाईज कॉस्ट हो गया, ये सब हमारी वेरिएबल कॉस्ट मेथड होती है। फिर तीसरा आता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो दिखती है, विजिबल होती है, जो जिनको हम अकाउंटेबल किया जा सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं कि उनको अकाउंट किया जा सकता है। जैसे हमारा वो, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट हो गई, फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, ये सब हमारी क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो विजिबल तो नहीं है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके बिना हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। फिर वर्कर की सैलरीज हो गई, फिर कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब हमारी क्या होती है? इनविजिबल
इनविजिबल होती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। फिर हमारा सम कॉस्ट, पांचवा आता है सम कॉस्ट। सम कॉस्ट इज हैज इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर। मतलब सम कॉस्ट में पहले ही हमारा मतलब ऐसा कॉस्ट होता है जो हमारा पहले ही तो कॉस्ट हो चुका रहता है, लेकिन उसको फिर हम वापस रिकवर नहीं किया जा सकता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, हम कोई प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो उस एडवर्टाइजमेंट से हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा कॉस्ट तो हो गया, जिससे अब हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। वो कॉस्ट हमारे डूबी हुई लागत एक तरह से कहा जा सकता है, वो हमारा कम कॉस्ट का हो जाता है। कैसा है बदन का दर्द? यस मैम। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। तो सम कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, हायरिंग एक्सपेंसेस हो गया, फिर क्या बोलते हैं जो कैपिटल बजटिंग होती है वो सम कॉस्ट के तरह होती है। बस मैम, थैंक यू। Okay, so you have told about the different cost of the cost component of the project. This way she has explained us with the fixed cost, the variable cost, the sunk cost. ठीक है, कि कितने तरीके की कॉस्ट जो फिक्स नेचर की होती है जिनको हम लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे डे टू डे एक्सपेंस के लिए होती है, जो वेरी होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, संक कॉस्ट होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। तो बहुत सारी व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो विद दिस आज 3 ही बच्चों का एक दिन में मैं करूंगी, तो कल आई विल समराइज विद होल सेकंड यूनिट। ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट आइडिया सिलेक्शन एज अमीशा हैज एक्सप्लेन, कल ये मैं समराइज करूंगी पूरा आपको स्टार्टिंग में। एंड देन 3 स्टूडेंट्स प्लीज बी रेडी विद योर वीडियो फॉर योर प्रेजेंटेशन। जो मैंने आपको 5 यूनिट में एक टॉपिक पढ़ाई है, जो यूट्यूब वीडियो आपको सेंड किया है मैंने सारा, उसमें प्लीज आप किसी भी एक टॉपिक पे यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। तो असाइनमेंट के इस पे भी, क्योंकि आपको भी मैं देखना चाहती हूँ कितना चीज मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। तो इफ यू हैव एनी डाउट किसी भी चीज में, प्लीज डू आस्क मी, और प्लीज प्रेजेंटेशन आप भी दीजिए। बाकी मैं भी कल एक पॉइंट जो आज बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया है, आई विल आल्सो समराइज इट टुमारो। तो ऐसे हम लोग एक बार यूनिट के सारे समराइजेशन भी कर लेंगे, तो ये हम लोग के लिए, दोनों लोग के लिए बहुत आसान होगा। ओके, so we'll meet tomorrow at 2 or 3 students. Please be prepared with your next presentations tomorrow with your video on. Okay, और I'll let summarize with second unit tomorrow. And please आपका attendance जरूर रहना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से इतने कम बच्चे रहेंगे तो make sure I'm taking the screenshot and you will see your marks in the assignment. Please do, कम से कम सब लोग regularly जुड़िए क्लास में। ऐसे 5 से बच्चे अगर आप जुड़ेंगे तो I will cut your marks in the assignment, and definitely I mean that. Okay, okay, thank you. We'll meet tomorrow again at 2 p.m. to 3 p.m. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Thank you, ma'am.